प्रथम आज की इस बैठक में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को, मौन उपस्थिति को हम सभी भारत स्वाभिमान से और योग से जुड़े सभी भाई बहनों का कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि जहाँ कहीं भी योग की, अध्यात्म की, भारत स्वाभिमान की चर्चा होती है, वहाँ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति बनी ही रहती है। और स्थूल रूप से भी मुझे नहीं लग रहा है कि आज स्वामी जी महाराज की यहाँ उपस्थिति नहीं है, क्योंकि स्थूल रूप से भी माता पिता का स्वरूप बच्चों में आता है। तो जितने भी यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं वो सब स्वामी जी महाराज के ही बच्चे हैं और उन सब में स्वामी जी महाराज का ही स्वरूप है। भाई बहनों, आज की बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि पिछले कोई 5 साल से या 8 वर्ष से या 2 वर्ष से आप सभी जुड़े हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। ये एक ऐसा समय आया है, भागवत मुहूर्त। भागवत मुहूर्त का मतलब होता है जिसमें बहुत बड़ा परिणाम लाने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं तो उसका बड़ा परिणाम निकल करके आता है। तो ये ऐसा मुहूर्त चल रहा है, जो आपने आज तक सेवाएं की हैं उसका एक स्थूल रूप में रिजल्ट आने का ये समय, एक परिणाम आने का ये समय आया है। आने वाले जो 4 महीने का समय है, 5 महीने का समय है, जून तक, जून 2014 तक, ये ऐसा समय है कि हमारे संगठन के लिए ही नहीं, भारत स्वाभिमान के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए, और पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये एक ऐतिहासिक समय चल रहा है। और बंगाल की भूमि अपने आप में सदा से ही भक्ति और शक्ति की पराकाष्ठा वाली भूमि रही है। चाहे वो ईश्वर भक्ति हो, चाहे वो राष्ट्र भक्ति हो। ईश्वर भक्ति की दृष्टि से हम देखें तो श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, शारदा माँ, जो एक एक व्यक्ति के हृदय में, बंगाल में नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व में उन्होंने एक नई प्रेरणा दी है, एक नई दिशा दी है मानवता को। उनकी भी मातृभूमि ये बंगाल रहा है। और दूसरी दृष्टि से, राष्ट्रभक्ति की दृष्टि से यदि देखें तो आज तक भी जो राजनीति में, जो राष्ट्रभक्ति में जो सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुआ, वो आज तक कोई छू भी नहीं पाया उसको। तो ये भी हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो ये जो हमारे पास समय आया है, अगले 5 महीने का टाइम, इसमें आप सबकी भी वही भावना है कि इसमें हम पूरी जी जान लगा देंगे अपनी, लेकिन हमें इस देश को, इस दुनिया को और संगठन को एक परिणाम तक पहुंचाना है, एक रिजल्ट तक पहुंचाना है। क्योंकि हम एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने आज तक जो भी संकल्प किया वो केवल भाषण नहीं दिया, केवल मात्र बोला नहीं, उसको दिखाया करके। अगर उन्होंने योग के बारे में बताया तो वो केवल योग के बारे में कथा नहीं सुनाई, योग के प्रवचन नहीं किए, बल्कि एक खास आदमी से लेकर के एक सामान्य नागरिक तक, एक एक व्यक्ति तक उस योग को उतारा, उस योग का एक परिणाम दिखाई दिया। एक योग क्रांति कई सदियों के बाद धरती के ऊपर प्रैक्टिकल दिखाई दी। अगर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने स्वदेशी की बात की तो वो केवल भाषण नहीं दिए, केवल भजन नहीं गाए स्वदेशी के, बल्कि 67 सालों के बाद, आजाद होने के पहले तो था ही यहाँ आजादी का, अपना स्वदेशी का, लेकिन गुलामी की जंजीरें कटने के बाद 67 साल के बाद भी स्वदेशी के विकल्प को यदि धरातल पर किसी व्यक्ति ने उतारा है तो वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री हैं। अगर भाषणों से देश चलता तो अब तक जो नेता है वो तो बहुत अच्छे भाषण देते हैं, भाषणों से देश नहीं चलता है। देश तो चलता है कुछ करके दिखाने से। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज तक जो भी बोला वो कम है, उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया है। तो अब जो बात आई है तीसरी, राजनीति की दृष्टि से, देश की पहचान की दृष्टि से, देश के चरित्र निर्माण की दृष्टि से, क्योंकि एक चीज से देश नहीं बनता है, केवल सत्ता परिवर्तन से भी देश का निर्माण नहीं होता है, केवल आध्यात्मिकता से भी देश का निर्माण नहीं होता है,
केवल धन से भी निर्माण नहीं होता, ये सारी चीजें मिलाकर के राष्ट्र का निर्माण होता है। आजकल कई लोग श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शब्दों को चुरा करके टेप रिकॉर्डर की तरह बोल रहे हैं। बोले हम भी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, हम भी भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। कुछ जो आम आदमी हैं, जो सामान्य नागरिक हैं देश के, उनको पता नहीं, वो बोलते हैं, बोले जी आप भी, बाबा जी भी भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं और दूसरे व्यक्ति भी भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। बाबा जी भी कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति भी कहते हैं व्यवस्था। तो अंतर क्या है? हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। केवल टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने से राष्ट्र निर्माण नहीं होता है, उसकी योजना क्या है। अगर मैं ये बोलती हूं कि मैं भी राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूं, तो अगला प्रश्न ये खड़ा होता है कि योजना क्या है, कैसे करेंगे राष्ट्र निर्माण, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो कैसे करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाना है तो कैसे मिटाएंगे। सारी दुनिया के लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो इससे यह साबित तो नहीं होता कि मैं अकेली ईमानदार हूं। दूसरों को गाली देने से हम अच्छे नहीं हो सकते। उसका एक मैकेनिज्म होता है, उसकी एक योजना होती है, उसका एक रूट होता है कि वो कैसे होगा। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो 3 मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है काला धन। वो काला धन यदि वापस आ जाता है तो उस काले धन से कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा, वो आपको इस पंपलेट में लिख के दिया है, क्योंकि इतना समय नहीं है पूरी चर्चा करने के लिए। काला धन यदि आता है तो किस प्रकार से 10 सेक्टर में उसको लगाने से, ये तीसरी योजना में, उससे हम उसको स्वास्थ्य में, हेल्थ में लगा सकते हैं, एजुकेशन में लगा सकते हैं, रिसर्च में लगा सकते हैं, देश में ग्रामोद्योग और लघु उद्योग में उसको हम लगा सकते हैं, हम उसको मूलभूत सुविधाओं में लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, किसान आय आयोग बना करके हम उनको मिनिमम बेनिफिशियल प्राइस दे सकते हैं किसानों को, हम अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर सकते हैं, हम पावर सेक्टर में, हम उसको वाटर सेक्टर में, वाटर मैनेजमेंट में, कचरा मैनेजमेंट में, तो उसको लगाएंगे तब देश का निर्माण होगा। तो ये हुआ एक विजन, ये एक योजना है। हम व्यवस्थाओं का परिवर्तन कैसे करेंगे, तो इसका एक मॉडल पहले हमने हरिद्वार में बनाया है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना होता है तो उसका पहले एक मॉडल बनाया जाता है। हम पूरे देश भर में विश्व मुक्त कृषि कैसे ला सकते हैं, उसका एक मॉडल हरिद्वार में तैयार है। हम पूरे देश में एजुकेशन का क्या मॉडल देना चाहते हैं, उसका एक मॉडल हरिद्वार में है, आचार्य कुलम। तो कहने का भाव यह था कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने या पूज्य आचार्य श्री ने, और कभी भी जो योगी होता है, जो संत होता है सच्चे अर्थों में, कभी भी उसका संकल्प अधूरा नहीं रहता है, वो बोलता नहीं है, हमेशा उसका संकल्प पूरा होता है, हमेशा वो धरातल के ऊपर उतार के दिखाते हैं उसको। तो हमें जो कार्य करना है, आज हमें राजनीति में शुभ का आधान करना है। असल में स्वामी जी महाराज तो इस कार्य के लिए पहले लगे ही नहीं थे। स्वामी जी महाराज तो सबसे पहले योग कराने के लिए ही देश के एक एक प्रांत में, तहसील में, प्रखंड में जा रहे थे। लेकिन योग कराते कराते जब उन्होंने अपने देश की, अपने वतन की हालत देखी, तो उन्हें पता चला कि यहाँ केवल हेल्थ की ही समस्या नहीं है। जब उन्होंने भारत माता के दर्शन किए तो बीमारी के साथ साथ गरीबी, बुराई, भूख, भ्रष्टाचार, माने ऐसी भारत माता के दर्शन हुए जो सैकड़ों आंखों में आंसू लेकर के रो रही थी। और उसी समय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उस मां के दर्शन करके वो मौन नहीं रह पड़े, और उसी समय उन्होंने एक नारा दिया, एक संकल्प दिया, ना सत्ता चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना संपत्ति चाहिए, और ना हमें कोई पद चाहिए, मुझे तो मेरा असली हिंदुस्तान चाहिए, यही भारत स्वाभिमान है। कुछ कवि की पंक्तियां मैंने कहीं सुनी थी, लेकिन उसको घटित होते श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ऊपर देखा। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द हृदय में होता है, वो रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। कितनी चिंता करते हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। इस देश की ये सारी धरती, ये नदियां, ये पर्वत, ये वृक्ष, ये हवाएं, ये सब मिलकर के ये सारा भारत माता का सगुण साकार रूप है।
जैसे हमारे शरीर का ये एक सगुण साकार रूप है, ऐसा ये पूरा भारत माता का सगुण साकार रूप है। लेकिन उस साकार रूप की आत्मा यदि कहीं धड़कती हुई महसूस होती है तो वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज में महसूस होती है। आत्मा से ही पूरे शरीर में शक्ति का संचार होता है। उस एक योगी ने पिछले 8-10 वर्षों में पूरे देश में योग और आध्यात्मिक शक्ति का, भारत की राष्ट्रभक्ति का एक प्रबलतम संचार देश के एक एक व्यक्ति में किया है। एक एक व्यक्ति को जागरूक किया है कि खड़े हो जाओ और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और फिर से भारत माता को उसी सिंहासन पर बिठाने के लिए आप एकजुट होकर तैयार हो जाओ जिसकी वो हकदार है, जिसका उसे हक है। तो ये सारा श्रेय तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को। हमें अब इन 5 महीने में जो काम करना है उसको 3 चरणों में विभाजित किया है। शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत आज से करनी है। इसकी शुरुआत हम कहां से करें? तो आपको जो पंपलेट मिला है, कहां कैसे शुरुआत करें, उसमें सबसे पहला, सबसे प्रथम पॉइंट लिखा है, एक एक दिन एक एक जिंदगी के बराबर जीना। आज से एक एक दिन को हमें ऐसे जीना है कि आज ही मेरे जीवन का अंतिम दिन है और मुझे जो कुछ भी करना है देश के लिए, संगठन के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने जीवन के लिए, वो बस आज ही पूरा करना है। ऐसे संकल्प के साथ प्रतिदिन हमें उठना है सुबह। और पता नहीं कौन सा दिन हमारे लिए अंतिम दिन हो, ये हम कह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी जोश जुनून के साथ जीना है हमें। और फिर सुबह से ही हमें एक और संकल्प लेना है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। अब जिस राह पर मेरे कदम बढ़ गए हैं, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए या तो अब करूंगा इस काम को या फिर मरूंगा। जब तक ऐसा लक्ष्य नहीं होता है तब तक सफलता नहीं मिलती है। तो एक ऐसे जोश जुनून के साथ कार्य को हमें प्रारंभ करना है। उस काम को जब हम करते हैं तो कई बार क्या होता है, तात्कालिक रूप से हम गांवों में जाते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, तो कई बार हमें असफलता मिलती है, हमारा अपमान होता है। कई बार हमें सफलता मिलती है तो हमारे अंदर गुमान होता है। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है इस पॉम्पलेट में। तीसरा पॉइंट है, अपनी या दूसरों की तात्कालिक सफलता या असफलता को देख करके जो व्यक्ति विचलित हो जाता है, आपा खो देता है, जो धैर्य नहीं रख पाता है, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। तात्कालिक सफलता मिल गई तो उसको तात्कालिक ही समझें, उसका घमंड ना करें, गुमान ना करें। तात्कालिक रूप से यदि असफलता भी मिल गई, दूसरों की से भी हम कई बार विचलित हो जाते हैं, जी हम तो इतने दिन से लगे हैं, दूसरे लोग तो देखो कहां पहुंच गए हैं, हम तो वहीं के वहीं हैं। भाई कहीं नहीं पहुंचे हैं, कहीं भी शॉर्टकट नहीं है। जो व्यक्ति तपस्या करता है उसको ही उसका फल मिलता है। हमें इन 3 चरणों में जो सबसे एक योजनाबद्ध कार्य से तरीके से जो कार्य करना है, उसमें सबसे पहले हमें तैयारी करनी है योग महोत्सव की। योग महोत्सव का मतलब क्या है? भारत की पहचान सदा से ही योग और अध्यात्म से होती रही है। भारत की पहचान पैसे से नहीं हुई, पैसे से भी होती है, आर्थिक दृष्टि से भी सारी दुनिया में नंबर 1 था भारत, लेकिन पैसा तो लंका में भी बहुत था, आज अमेरिका के पास भी है, चाहे वो लूटा हुआ ही है, लेकिन कभी भी उसको आदर्श नहीं माना जाता है। भारत की पहचान यदि थी किसी चीज से तो वो थी अध्यात्म से, योग से। इस देश के ऋषि मुनियों की उस योग परंपरा से देश की पहचान थी। और आज भी कम से कम, कल परसों ही मैं एक पेपर में पढ़ रही थी कि जर्मनी जैसा छोटा सा देश है, उस जर्मनी में कम से कम 45% स्कूलों में पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो डिप्रेशन के मरीज हैं। आप सोचिए यदि हमारे स्कूलों में 40% टीचर ऐसे हो जाएं तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे तो भाग जाएंगे उनको देख करके। तो आज भी हमारे देश में इतना लूटने के बाद, इतना रिश्वत लेने के बाद, इतना भ्रष्टाचार करने के बाद एक गरीब आदमी भी, मतलब वो उसको संतुष्ट है, कम से कम वो डिप्रेशन का मरीज नहीं है। चाहे वो कर्म को, भाग्य को
माने एक ये सोच के चलो भाई मेरे भाग्य में गरीबी है, ऐसे सोच करके, यद्यपि भाग्य से गरीबी नहीं मिली हुई है, वो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम वो डिप्रेशन में नहीं गया है। तो ये सारा का सारा श्रेय हमारे संतों को जाता है, हमारे ऋषियों को जाता है, हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों को जाता है। तो देश की पहचान, भारत की पहचान हमेशा योग अध्यात्म से रही है। हमें 23 मार्च को ऐसी ही एक पहचान फिर से, आज भी भारत की पहचान हमें योग से करानी है। इसके लिए योग महोत्सव का अनुष्ठान हमें पूरे देश में करना है 23 मार्च को। आपको मालूम है 23 मार्च शहादत के दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को उस दिन फांसी लगी थी, उन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है इस देश का कि आज तक भी ऑफिशियल दृष्टि से उन शहीदों को शहादत का दर्जा, शहीद का दर्जा नहीं मिला है। पूरा देश तो उनको शहीद मानता है, लेकिन हमारी सरकारें उनको आज भी शहीद नहीं मानती हैं। तो हम पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपने शहीदों को, उनको क्या हक मिलना चाहिए, क्या सम्मान मिलना चाहिए, क्या न्याय मिलना चाहिए, हम अपने संगठन की ओर से तो उनको सम्मान देंगे ही, बल्कि उस दिन को हम इतना ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं पूरे विश्व में कि उन शहीदों का, जिसके लिए उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था, वो न्याय, वो हक उनको मिले। तो इसके लिए शहादत दिवस को हमने 23 मार्च को योग महोत्सव के रूप में मनाने का निश्चय किया है। उस दिन देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 10 से 15 हजार योग शिक्षक, योग समर्थक, योग साधक और जिनकी राष्ट्र में, देश की अच्छी व्यवस्थाओं में रुचि है, उन लोगों को भी घर से निकालना है। कुछ समर्थक कार्यकर्ता होते हैं जो रोज नहीं निकलते हैं, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो लगभग 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, अब तो 13 हो गई होगी, 12 तो पिछली साल थी, एक साल ये तो और जुड़ गया। तो इसमें लगभग 12-13 करोड़ लोगों से जो साक्षात उनको प्रशिक्षण दिया है, उन सब लोगों को एक दिन बाहर निकलने के लिए हमें प्रेरित करना है। तो जब एक जिले में 10 से 15 हजार लोग घर से बाहर निकलेंगे और पूरे देश में लगभग 15-20 करोड़ लोग घर से बाहर निकलेंगे, तो गिनीज रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा ये योग का, अध्यात्म का, कि चाहे कैसी भी स्थिति आ गई हो, आज भी भारत योग का भारत। और उसी रिकॉर्ड से भाई बहनों आगे आने वाली आपकी पीढ़ियां पढ़ा करेंगी कि ये कलयुग नहीं बल्कि योग युग के रूप में इस समय को याद किया जाएगा। ये योग युग चल रहा है। हमारे लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि एक योग युग था, उसमें एक योग गुरु आया था और उसमें हम उनके साथ जुड़े हुए थे, हम भारत स्वाभिमान के सदस्य थे। इतने मात्र से हमारी पहचान नहीं होती है, बल्कि हमारी पहचान इससे होने वाली है कि उस योग गुरु से जुड़कर, बाबा से जुड़कर, योग से जुड़कर, भारत स्वाभिमान से जुड़कर हमने भारत के लिए क्या किया, इससे हमारी पहचान होने वाली है। तो हमें योग महोत्सव की तैयारी करनी है। तो आज से ही जो कार्य करना है उसको 3 चरणों में बांटा है, जो आज से ही शुरू हो जाता है। तो उसमें 2-3 बातें थी। एक तो संगठन में काम करते समय हम कृतज्ञ होकर के काम करें, कृतज्ञता की भावना से काम करें। कृतज्ञता का मतलब जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें ज्ञान दिया है, मान लीजिए कि वो योग को गुफाओं में ही रख लेते, हिमालय की कंदराओं में ही रहते, तो क्या आज देश के करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हो सकते थे? नहीं हो पाते। अगर स्वामी जी महाराज हम सबको योग नहीं सिखाते तो क्या हम सबको पता लगता योग के बारे में? तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए उस संत का। तो हमें हमेशा कृतज्ञता की भावना से कार्य करना है और कृतज्ञता से हमेशा मुक्त रहना है। सबसे बड़ा पाप आजकल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं वो है कृतज्ञता। पहले 3 अपराध बोलते थे, चारित्रिक दोष, आपराधिक दोष और आर्थिक दोष। किसी व्यक्ति ने
आर्थिक दृष्टि से कोई घोटाला किया हो, या चरित्र की दृष्टि से कोई अपराध किया हो, या वैसे कोई आपराधिक दोष उसमें आया हो। लेकिन अभी स्वामी जी कहते हैं इन तीनों को भी सुधारा जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता आ गई उस व्यक्ति का कहीं भी उद्धार नहीं हो सकता है। और ये बात केवल स्वामी जी महाराज नहीं कहते हैं, हमारे नीति शास्त्र भी कहते हैं। तो कृतज्ञता का दोष हमें बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने देना है काम करते समय। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, देखो कुछ लोग ऐसे हैं संगठन में जिनका दायित्व चेंज हो जाता है। आज कोई जिला प्रभारी है, कल वो जिले का संरक्षक हो सकता है, क्योंकि ये अपन ने आचार संहिता में बनाया है कि किसी व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है वो 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1 वर्ष के बाद किसी दूसरे को भी चांस मिल सकता है, और यदि बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वही व्यक्ति आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। तो दायित्व चेंज करना एक अलग बात है, लेकिन इन चारों दोषों में से कोई दोष किसी व्यक्ति ने किया है, या तो चरित्र का दोष किया है, या आर्थिक दृष्टि से किया है, या आपराधिक दृष्टि से किसी पे कोई ऐसा केस मुकदमा लगा हुआ है, या फिर कृतज्ञता का दोष किया है, उस व्यक्ति को यदि संगठन से निकाल दिया गया है, मुख्यालय की तरफ से निकाल दिया गया है, उस व्यक्ति से अपने को कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। ठीक है? तो हमें धर्मनिष्ठ और न्यायनिष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के लिए ये 3 चरण में इस कार्य को करना है। प्रथम चरण का मतलब ये जनवरी मास में अपने को जो काम करना है, तो जनवरी में अपने को जो काम करना है वो सबसे पहले हर जिले में कार्यालय की स्थापना करना है, ऑफिस बनाना है अपने को। कार्यालय की स्थापना करने के लिए आप किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, आर्य समाज में, या फिर अपने सेनापति जी जैसे जो समर्थ व्यक्ति हैं उनसे कहीं भी एक कमरा ले सकते हैं, और वहां भी ना मिले तो आप रेंट पर ले सकते हैं। लगभग 3,000 या 5,000 रुपए तक आप रेंट उसका दे सकते हैं, लेकिन कार्यालय जरूर आपको बनाना है। कार्यालय जब तक नहीं बनेगा, अभी तक क्या हो रहा है, कुछ लोगों का तो कार्यालय प्रभारी के घर में चल रहा है, कहीं कहीं घर में भी नहीं चल रहा, प्रभारी के थैले में ही चल रहा है। एक थैले में रजिस्टर भी है, मोबाइल फोन भी है, और अगर वो थैला कहीं खो जाए तो सारा ऑफिस ही खो जाता है, पूरा डाटा चला गया। तो अपने को विधिवत रूप से एक कार्यालय की स्थापना करनी है, वो भी इसी महीने में करनी है। कुछ बड़े शहरों में मान लीजिए 3 या 5,000 से भी ज्यादा रेंट लगता है, तो क्या करेंगे, तो फिर दान दाताओं से सहयोग लेना है, सहयोग लेकर के कार्यालय की स्थापना करनी है। अब कार्यालय तो आपने बना लिया, जनवरी महीने में आप बना लेंगे, लेकिन कार्यालय में यदि कार्यालय प्रभारी नहीं रहता है तो फिर उसमें लॉक लग जाता है। कार्यालय तो है लेकिन कार्यालय प्रभारी नहीं है, तो फिर कार्यालय कैसे चलेगा। तो 2nd नंबर पे अपने को कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करनी है। कार्यालय में सुबह से शाम तक कार्यालय प्रभारी जरूर होना चाहिए। तो बोलते कार्यालय प्रभारी कहां से लाएंगे, कार्यालय प्रभारी के लिए किसी भी जहां तक पॉसिबल हो नौजवान को कार्यालय प्रभारी नहीं बनाना है, क्योंकि यदि आप उसको सैलरी भी देंगे तो आप 3 या 5,000 से ज्यादा दे नहीं सकते हैं, और जैसे ही कल उसको उससे ज्यादा कहीं सैलरी मिली वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जवान व्यक्ति को तो अपनी जॉब की तलाश है। आपको किसी रिटायर्ड व्यक्ति को कार्यालय प्रभारी के रूप में दायित्व देना है, तो आपको जाते ही, अभी तुरंत जाते ही अपने जिले में एक वरिष्ठ नागरिकों का शिविर लगाना है। उसमें ओनली वरिष्ठ नागरिक होंगे, उनमें से आप फिर आह्वान करें सेवा के लिए, तो उसमें आपको 5-7 व्यक्ति मिल जाएंगे, और उन 5 या 7 व्यक्तियों में से आप 2 या 3 व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं कार्यालय प्रभारी के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति सुबह से शाम तक नहीं बैठ सकता है। तो शिफ्ट में उनको 3-3 या 4-4 घंटे के लिए आप कार्यालय में बुला सकते हैं, तो उनको काम मिल जाएगा और आपको कार्यालय खोलने के लिए एक अच्छा कार्यकर्ता, एक अच्छा सेवक मिल जाएगा। क्या पेट्रोल डीजल के में बैठा है, उसके बाद तीसरा काम करना है कार्यकर्ताओं का चयन। कार्यकर्ताओं के चयन में जिला स्तर पर कम से कम 500 कार्यकर्ता होने चाहिए। 500 का मतलब जो 5 इकाइयां हैं, एक एक इकाई के 100 कार्यकर्ता,
युवा भारत के 100 युवा, महिला समिति के एक जिले में 100 महिलाएं जिला स्तर पर, भारत स्वाभिमान के 100 कार्यकर्ता, पतंजलि योग समिति के 100 कार्यकर्ता और कम से कम 100 किसान पंचायत के किसान कार्यकर्ता। तो जिला स्तर पर कितने कार्यकर्ताओं का चयन करना है? 500। और तहसील स्तर पर एक एक तहसील में कम से कम 100 कार्यकर्ता, और प्रखंड और वार्ड स्तर पर कम से कम एक प्रखंड में 10-10 कार्यकर्ताओं का चयन करना है अपने को इसी महीने में। तो एक एक जिले में अपने पास कम से कम 1000 से 1500 कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनको काम कैसे करें, उनका कार्य का विभाजन नहीं हो पा रहा है। जिले में कुछ लोग तो हमें ऐसे मिलते हैं जो ओवरलोड रहते हैं, वो बोलते हैं जी यहाँ तो कोई कुछ करता ही नहीं है, सारा काम मैं ही करता हूं, तो मैं क्या क्या करूं। तो हमें कार्य का विभाजन करना है। तीसरे नंबर पर विभाजन में हमें क्या करना है, उनको उनका सही ग्राम समितियों का, नई समितियों का निर्माण, प्रशिक्षण और निरीक्षण, ये 3 काम करने हैं अभी। तो उनको प्रशिक्षण देना, उनको अपने संगठन के बारे में, अपनी सेवाओं के बारे में बताना, क्योंकि आप भी यहां पर बैठे हैं तो आपको लगभग 3, 4, 5 साल से लगातार प्रशिक्षण मिल रहा है। कभी आपको हरिद्वार बुलाया, कभी यहाँ मीटिंग में बुलाया, कभी प्रांतीय बैठक में बुलाया, कभी कोई पम्पलेट आपके पास आया, कभी मेल आती है आपके पास, कभी फोन आता है कार्यालय से, तब कहीं जाकर के हमारा ये सेवा करने का ये कद बना है। तो अपने को अपनी नई समितियों के जो प्रभारी हैं उनका निर्माण और प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद फिर निरीक्षण, एक फॉलोअप निरंतर रहनी चाहिए, नहीं तो फिर वो घर बैठ जाते हैं। तो ये तीसरा काम अपने को तुरंत करना है। इससे अगला है फिर प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण। आप कई संगठनों में देखेंगे कुछ लोग अपने छोटे छोटे पत्रक बना करके लगातार प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण करते रहते हैं, और जो दूसरे नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उनको भी 51 रुपए का सदस्य बनाकर, जो थैला आज आपको मिला है, ये थैला, उसमें जो प्रचार प्रसार सामग्री है, जैसे उसमें वैदिक शिक्षा है, ये पम्पलेट है, बैच है, ये अपना अंग वस्त्र है, ये सारा उस नए कार्यकर्ता को देना है कार्यालय से अपने को। तो अपने को प्रचार प्रसार सामग्री का वितरण करना है 6 नंबर पर। और उसके बाद जो कार्यालय प्रभारी है उसको कार्यालय में दान, नियमित दानदाताओं की सूची बनाना। कुछ दानदाता हमारे ऐसे होते हैं जो कभी, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आते हैं या महाराज जी का प्रोग्राम होता है, उस समय कोई अपना फाउंडर मेंबर बनता है, लाइफ मेंबर बनता है, पैट्रन मेंबर बनता है, लेकिन वो हमेशा नहीं दे सकते हैं बड़ा दान। लेकिन कुछ दानदाता हमारे ऐसे हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए तो नहीं है देने के लिए, लेकिन हम 500 रुपए का दान दे सकते हैं, हम 1000 रुपए का दान दे सकते हैं, हम 200 रुपए का दान हर महीने दे सकते हैं। ऐसे दानदाता हैं ना, हर जिले में हैं। हर जिले में कम से कम 200 से 500 लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जी हम योग कक्षा तो नहीं लगा सकते हैं प्रतिदिन, हमें योग नहीं आता है, हम प्रवास पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे काम में लगे हैं कि इस काम के लिए हम प्रति माह आपको 200 या 500 रुपए दे सकते हैं। ऐसे मिलेंगे ना हर जिले में। तो उनकी अपने को एक सूची बनानी है नियमित दानदाताओं की। एक चीज और मिली है आपको इसमें थैले में, सेवा प्रोत्साहन कार्ड। जिनको थैले मिले हैं उसमें एक कार्ड मिला होगा आपको, सेवा प्रोत्साहन कार्ड। तो इसमें जो अपने पतंजलि के ओपन मार्केट में जो लगभग 150-200 प्रोडक्ट आए हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 10% छूट इस कार्ड से मिलेगी। वो लेके जब आप ओपन मार्केट के प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो आपको 10% उसकी छूट मिलेगी। प्रथम चरण के कार्य अपने चल रहे थे, तो उसमें अपने को अभी जाते ही जिले में आवश्यक रूप से एक लीगल टीम का निर्माण करना है। जैसे अपने को कोई भी, अभी आप 23 मार्च का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके लिए जैसे आपको स्थान की परमिशन आदि लेनी है,
तो क्या होता है, जिला अध्यक्ष ही उन कार्यों में लग जाता है, तो बाकी के सारे कार्य स्थगित हो जाते हैं। तो ये परमिशन आदि का कार्य लेने के लिए अपने को लीगल टीम को लगाना है, वो परमिशन ले लेंगे। और परमिशन के लिए आपको एक सूचना और भी देनी थी, जैसे 23 मार्च का प्रोग्राम है योग महोत्सव, उसके लिए स्थान की परमिशन लेते समय आप किसी प्राइवेट स्थान का चयन करें, सरकारी स्थान का चयन ना करें। किसी भी सरकारी स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड को बुक ना कराएं, क्योंकि अभी तो आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन उस समय चुनाव का रहेगा समय, चुनाव आयोग उस समय आचार संहिता लग सकती है, और वो लगने के बाद सरकारी स्थान की परमिशन आपकी रद्द की जा सकती है। इसलिए अभी से आपको सरकारी स्थान का चयन नहीं करना है, किसी करना है, और उस कार्य में आपको लीगल टीम को लगाना है। और भी कहीं कुछ आप इतना बड़ा आंदोलन का कार्य करने जा रहे हैं, तो कहीं भी लीगल टीम की आवश्यकता अपने को बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो जाते ही एक लीगल टीम अवश्य अपने जिले में बना लो। तो अभी ये प्रथम चरण में अपने को जो जो कार्य करने थे, ये यहाँ तक अपने संपन्न हो गए हैं। मैं अभी अपने केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी को आमंत्रित करती हूँ। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार उनका अभिनंदन।